अध्याय 1 देख रहे हैं। पालमपुर गांव की कहानी। पालमपुर गांव की कहानी ये एक ऐसी कहानी है जिसमें एक गांव के बारे में बहुत सारी चीजें हम जानेंगे और उससे जो परिवेश है, कैसे लोग रहते हैं, कैसी जमीन है, किस प्रकार के लोग रहते हैं, गरीबी है, गांव कृषि है और उसका किस तरीके से हम या सरकार इस पे काम करती है। पालमपुर एक काल्पनिक गांव है और इस कहानी का जो हम पालमपुर गांव की कहानी देखेंगे, इसका मेन जो एम है यानी कि जो इसका उद्देश्य है वो ये है कि कुछ मूल विचारों से आपको अवगत कराना कि ऐसा गांव कहानी के माध्यम से समझेंगे कि ये पालमपुर गांव, यहां पर खेती सबसे मुख्य क्रिया है। इसके अलावा लघु स्तरीय विनिर्माण यानी कि छोटे तौर पे जो मैन्युफैक्चरिंग होती है, चीजें बनाई जाती हैं, डेयरी और परिवहन यहां तक सीमित है इस गांव में जो क्रियाएं हैं। संसाधनों की आवश्यकता पड़ती है इन सब कार्यों के लिए, जैसे प्राकृतिक संसाधन है और जो लोग बनाते हैं मानव निर्मित संसाधन है, वस्तुएं हैं, लोगों का काम, मानव प्रयास, मुद्रा, पैसा। तो इससे हम जानेंगे, पालमपुर की कहानी से हमें यह पता चलेगा कि एक गांव में कौन सी वस्तुएं और कौन सी सेवाएं बन रही हैं इस गांव में और उसके लिए कौन कौन से संसाधन, रिसोर्सेज, जरूरतें होती है और कैसे वो आती हैं। तो पालमपुर से शुरुआत करते हैं। जैसे मैंने बताया, ये एक काल्पनिक गांव है। पालमपुर एक ऐसी जगह है जो आसपास के क्षेत्रों से बहुत अच्छी तरीके से, गांव से, कस्बों से बहुत अच्छी तरीके से भली भांति जुड़ा हुआ है। यहां पर एक रायगंज गांव है। रायगंज बड़ा गांव है, पालमपुर से ये 3 किलोमीटर की दूरी पर है और उससे आगे सड़क छोटे कस्बे शाहपुर से इसे जोड़ती है। एक और है जो शाहपुर है, लेकिन शाहपुर छोटा कस्बा है, रायगंज एक बड़ा इलाका है, बड़ा गांव है। अब ये जो सड़क है, जो इसके बारे में बात हुई कि यहां से क्योंकि सड़क से बहुत अच्छी तरीके से जुड़ा हुआ है, तो ये सड़क पर गुड़ जो हम शीरे या फिर ये कहें कि गन्ने से बनाते हैं, गुड़ और बहुत सारी ऐसी वस्तुएं हैं जिनसे लदी हुई बैलगाड़ियां दिख जाएंगी, भैंस बग्गी दिख जाएगी, वाहन है जैसे मोटरसाइकिल में लोग दिखाई देंगे, जीप, ट्रैक्टर और ट्रक में लोग दिखाई देंगे इन रोडों पर। तो ये जो गांव है इसमें 450 परिवार रहते हैं। कुल मिलाके कितने रहते हैं? 450। अब 450 में कौन कौन क्या क्या है इसको जानेंगे। अधिकांश भूमि के जो स्वामी है वो उच्च जाति के 80 परिवार हैं, मतलब 80 परिवार उच्च जाति के हैं जिनके पास मैक्सिमम जमीन है। और क्योंकि ये उच्च परिवार है, मैक्सिमम जमीन है, तो इनके मकान बाकायदा ईंट और सीमेंट के बने हुए हैं, अच्छे मकान बने हुए हैं। इसके बाद आता है एक अनुसूचित जाति या दलित वर्ग। इस पूरे पालमपुर गांव में 1/3 इनकी संख्या है और ये गांव के बाहर, गांव के या कहें गांव का एक कोना, अगर इस तरीके से गांव है तो एक कोने में रहते हैं, बाहर तो नहीं कहूंगा, कोने में रहते हैं। और इनके घर जो है वो मिट्टी और फूस के बने हैं क्योंकि ये दलित हैं, गरीब हैं। लेकिन एक अच्छी बात है कि सबके घरों में आमतौर पे बिजली है और खेतों पे, क्योंकि यहाँ का मेन काम कृषि है, यहाँ पर नलकूप यानी बिजली का यूज करके पानी को निकालना, इसे नलकूप कहते हैं। एक इक्विपमेंट होता है, इंस्ट्रूमेंट होता है और ये बिजली से चलता है। अगर इसी क्षेत्र की हम और पढ़ाई के बारे में देखें या फिर एजुकेशन के बारे में देखें तो यहाँ पर 2 प्राथमिक विद्यालय हैं। प्राथमिक मतलब शुरुआती, प्राइमरी स्कूल जिसे हम कहते हैं, और एक हाई स्कूल है जो 10वीं तक जाता है, हाई स्कूल। इसके अलावा स्वास्थ्य के क्षेत्र में पालमपुर, यहाँ पर एक बाकायदा गवर्नमेंट मतलब राजकीय प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है। राजकीय, इसको हम कहते हैं जो प्राइमरी, प्राथमिक मतलब होता है प्राइमरी, इसको कहते हैं PHC, प्राइमरी हेल्थ सेंटर या प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है। और यहाँ पर एक प्राइवेट निजी औषधालय भी है जहां पर औषधियां मिलती हैं। गांव, भारत के गांवों में आमतौर पे हम देखते हैं कि जो खेती उत्पादन है यही मेन गतिविधि है, यही मेन काम है। इसके अलावा, खेती के अलावा जो काम होते हैं उन्हें हम गैर कृषि कहते हैं। गैर कृषि क्रियाएं, ऐसी क्रियाएं जिसमें कृषि इन्वॉल्व नहीं है या कहें खेती के अलावा जो काम है, जैसे चीजों को बनाना,
मैन्युफैक्चरिंग करना, लघु विनिर्माण यानी कि छोटा उद्योग, परिवहन, एक सामान को दूसरी जगह ले जाना, एक या कहें जो लोग हैं उनको यहां से वहां ले जाना, और दुकानदारी, शॉप की दुकान में सामान है, पब्लिक आती है, खरीदती है। तो ये गैर कृषि क्रियाएं भी यहां पर विद्यमान है। यहां पर उत्पादन का संगठन कैसा है? उत्पादन मतलब होता है कोई चीज को बनाना, किसी भी वस्तु को बनाना, यानी प्रोडक्शन। तो कोई भी वस्तु या सेवाएं भी तो एक तरीके की ऐसी चीज है जो आप किसी को दे के पैसा कमाते हैं। तो वस्तु है, सेवाएं हैं, अगर इनका उत्पादन करना है या ये चीज रहेंगी तो इसके लिए 4 चीजें बड़ी आवश्यक हो जाती है। पहली तो आपको चाहिए जमीन। अगर कोई चीज बनानी है तो आप कहाँ बनाएंगे? जमीन चाहिए। और जैसे जल, पानी, प्राकृतिक संसाधन चाहिए। प्राकृतिक संसाधन जो प्रकृति से आते हैं, जल हो गया, वन से बहुत सारा सामान आता है, खनिज हो गए, आयरन ओर्स जो हो गए। तो खनिज, वन, जल, ये वो प्राकृतिक संसाधन हो गए जो भूमि के साथ आवश्यकता होती है। वस्तुओं और सेवाओं के लिए दूसरी चीज होती है श्रम, क्योंकि अगर आप ये सारी चीजों का इस्तेमाल भी कर लेते हैं तो लोग तो काम करेंगे, लोग जब तक काम नहीं करेंगे ये चीजें आप प्रोडक्ट में या सेवाओं में कैसे बदलेंगे, वस्तुओं सेवाओं में कैसे बदलेंगे? तो दूसरी आवश्यकता जो होती है वो श्रम की होती है, यानी कि लेबर की होती है। तो ऐसी कई क्रियाएं हैं जिसमें आपको पढ़े लिखे लोग चाहिए, ऐसी कई क्रियाएं हैं जिसपे आपको केवल लेबर चाहिए, शारीरिक कार्य करने वाले लोग चाहिए। फिर तीसरी आवश्यकता क्या होती है? होती है पैसे की, क्योंकि पैसे के बगैर तो कुछ भी नहीं होता, भौतिक पूंजी जिसे हम कहते हैं। तो कई जगह पर इनपुट, आगत जो शब्द आया यहां पर, इसका मतलब होता है इनपुट। तो उत्पादन के प्रत्येक स्तर पर, जिस भी स्तर पर जाएंगे वहां पर अलग अलग तरीके से, अलग अलग अमाउंट में पूंजी लगती है। तो औजार, मशीन, भवन, जब हम इनकी बात करते हैं, जब जैसे मैंने कहा तीसरी आवश्यकता तो भौतिक पूंजी हो गई। इसके अलावा अगर आप भौतिक पूंजी को देखें तो भौतिक पूंजी के अंतर्गत कौन कौन सी चीजें आती हैं? जैसे आपने कहा पहला औजार, मशीन और भवन। तो औजार और मशीन, इनमें साधारण औजार जैसे किसान जब हल का उपयोग करते हैं, ये बड़ा साधारण से सामान हो सकते हैं जो किसान यूज करते हैं, या इसके अलावा कुछ परिष्कृत मशीनें। परिष्कृत मतलब होता है कि बड़ी सोफिस्टिकेटेड, बड़ी रिफाइंड मशीनें, जैसे जनरेटर, टरबाइन, कंप्यूटर, इनकी भी आवश्यकता होती है। तो औजार, मशीन और भवन जिनकी मैं बारे में बात कर रहा हूं, इनकी उत्पादन क्रिया में अगर आप देखेंगे, ये अगर एक बार बन गए, है ना, उत्पादन क्रिया में कई वर्षों तक प्रयोग होता है। यानी अगर आप औजार लेके आ रहे हैं, मशीन लेके आ रहे हैं या भवन बना दिया आपने, तो इनका उपयोग हम कई सालों तक कर सकते हैं। इसीलिए इन्हें हम कहते हैं स्थायी पूंजी, क्योंकि एक बार हमने भवन बना दिया तो ये तो रहेगा ना कई सालों तक। तो इसको हम कहते हैं क्योंकि रुका हुआ है। मशीन भी आप एक बार ले आए, इसी तरीके से आप कंप्यूटर ले आए या फिर और औजार ले आए, तो वो बहुत सालों तक चलेंगे। इसीलिए इनको हम स्थायी पूंजी कहते हैं। तो पूंजी के अंतर्गत दो तीन चीजें जो आती हैं, एक तो स्थायी पूंजी हो गई, इसी तरीके से एक कार्यशील पूंजी होती है। जब मैंने आपसे कहा कि वस्तुओं सेवाओं में कई चीजों की आवश्यकता होती है, तो तीसरे में जब हम आए तो हमने कहा पूंजी। पूंजी मतलब एक स्थायी पूंजी हो गई, जो चीज हमने औजार, मशीन और भवन खरीद के ले आए वो सालों साल चलेंगे। इसके अलावा कच्चा माल और नकद मुद्रा। नकद मतलब होता है कैश, हाथ में आपके नोट हो। कच्चा माल यानी कि जो आपको प्रोडक्ट बनाना है, सामान बनाना है, उसके लिए कच्चा माल की आवश्यकता होती है। जैसे एक एग्जांपल लीजिए कि जब बुनकर कुछ बनाता है तो उसको सूत चाहिए। सूत मतलब उसको धागा चाहिए। ये कुम्हार कुछ बनाता है तो उसको मिट्टी चाहिए। ये रॉ मटेरियल हो गया, ये कच्चा माल हो गया। तो अगर जरूरी माल जो ये खरीदना है या कहीं कच्चा माल खरीदना है तो वो खरीदेंगे तो पैसा देना पड़ेगा। अब ये चीजें जैसे कच्चा माल है और जो नकद मुद्रा है, जो आप पैसा दे देते हैं और कच्चा माल का उपयोग कर लेते हैं, तो ये तो समाप्त हो जाती है। ये तो बहुत सालों तक नहीं चलती है, क्योंकि इसी से तो हमारा प्रोडक्शन या वस्तुएं बनेंगी। तो इसीलिए इसको हम कार्यशील पूंजी कहते हैं। दो तरीके की पूंजी हो गई, एक स्थायी पूंजी, एक कार्यशील पूंजी। अब मैंने कहा था कि यहाँ पर 4 चीजों की आवश्यकता होती है, 3 हमने देख लिया, तीसरे भौतिक पूंजी के हमने 2 भाग भी देख लिए। इसके अलावा जो चौथी चीज होती है वो होती है ज्ञान और उद्यम। ज्ञान मतलब नॉलेज। अगर आप कोई काम करने जा रहे हैं, अगर आप उसका ज्ञान नहीं है तो आप कैसे करेंगे। और साथ में उद्यम। उद्यम मतलब उद्योग का उद्योग। अब कोई भी एक इंसान है जिसके पास ज्ञान है, उसके पास एक टेक्नोलॉजी को उपयोग करने के का मादा है,
उसके पास कौशल है, तो इसे हम कहते हैं मानव पूंजी, या इसे कहेंगे ह्यूमन मनी। क्योंकि एक इंसान एक ह्यूमन मनी का काम करता है, उसके पास ज्ञान होता है, काम करने के लिए उद्यम होता है, उद्यमी हो सकता है। क्योंकि अगर एक आदमी एंटरप्रेन्योर नहीं है, उद्यमी नहीं है, तो उद्यम कैसे स्थापित करेगा? एक टीचर पढ़ा सकता है, लेकिन अगर आपको उत्पादन करना है, बिजनेस डालना है, तो उसके लिए आपको उद्यमी होना पड़ेगा। तो मानव पूंजी कहते हैं इसको। तो उत्पादन क्या क्या चीज आई? भूमि, जमीन, लेबर, पूंजी। इनको संयोजित करके, मतलब इन सबको पहले हमको चाहिए, ये जो चीजें मैंने बताई, ये सब हमें चीजें चाहिए, इनका संगठन करते हैं, मिलाते हैं, सब साथ आती है। इसी को हम उत्पादन के कारक कहते हैं। यानी कि अगर कोई प्रोडक्शन के फैक्टर्स कहें हम कि भाई इसके लिए उत्पादन आपको करना है, आपको क्या क्या चाहिए, तो आप कहेंगे मुझे भूमि चाहिए, लेबर चाहिए, पैसा चाहिए, और जो जो चीजें मैंने आपको यहाँ बताई वो सब इसके अंदर आ जाती हैं। अब यहाँ पर एक चित्र दिखाया गया है, कारखाने में मशीनों पर एक श्रमिक काम कर रहे हैं, जिनकी मैंने बात की वो यहाँ पर चित्रों में आप देख पा रहे हैं, जो जो चीज यहाँ से निकल के आई। इसके बाद पालमपुर में खेती। पालमपुर में मेन काम खेती का है। तो यहाँ पर भूमि स्थिर है। स्थिर का मतलब क्या है, इसको समझिएगा। पालमपुर में खेती उत्पादन की प्रमुख क्रिया है, यानी कि खेती, कृषि, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्रिया है। यहीं से जो चीज पैदा होती है उसे हम उत्पादन कह रहे हैं। यानी कि यहाँ इस पालमपुर में 75%, 100 में से 75 लोग क्या काम कर रहे हैं अपनी रोजी रोटी के लिए, वो खेती या कृषि पर ही निर्भर है। तो जब खेती के लिए कोई जमीन आप अगर उपयोग करते हैं, वो तो स्थिर है ना, उतनी जमीन तो स्थिर है, उतनी ही जमीन में आप खेती कर रहे हैं। तो पालमपुर में क्या हुआ, इसमें 1960 तक, या 1960 से जब शुरुआत हुई, आज तक, उस समय से आज तक, जो भी आज प्रेजेंट का समय है, जुताई के अंदर भूमि क्षेत्र में कोई विस्तार नहीं हुआ है। मतलब ये जो एरिया है ये इतना का इतना ही है। नई भूमि को अगर खेती योग्य बना लिया जाए, कृषि उत्पादन वहां पर हो, यानी कि एक नई भूमि यहां पर है, इसको कृषि के उत्पादन के लिए तैयार किया जाए, तो इसकी कोई गुंजाइश यहां पर नहीं है, पालमपुर में नहीं है, इसका उपयोग नहीं किया जा सकता। अगली बात आती है, पहले मैं आपको एक बात बताऊं इसमें, क्योंकि कुछ चीजें ऐसी आ रही हैं जो आपको समझना जरूरी है। यहां पर है भूमि मापने के लिए हम एक मानक यूज करते हैं जिसे हम कहते हैं हेक्टेयर। आप हमेशा सुनेंगे ये हेक्टेयर। ये जो हेक्टेयर है इसका मतलब होता है कि 100 मीटर बाय 100 मीटर। ये 100 मीटर है लेंथ और 100 मीटर है इसकी विड्थ, यानी लंबाई चौड़ाई इसकी 100 मीटर बाय 100 मीटर। तो ये जो एरिया होता है इसको हम कहते हैं 1 हेक्टेयर। 1 हेक्टेयर। अब आगे बढ़ते हैं, क्या उसी भूमि से अधिक पैदावार करने की कोई गुंजाइश है, क्या तरीका है? इसका मतलब आपने देखा कि भाई हमारे पास तो यही जमीन है पालमपुर में, इसी में हमको पैदा करना है चीजें, तो क्या इसी छोटी सी भूमि या फिर यही भूमि जिसपे कृषि हो रही है, इससे कोई और लाभ लिया जा सकता है और उत्पादन किया जा सकता है? तो पालमपुर में इस पूरे जमीन पे खेती की जाती है, जो भी खेती के लायक है। कोई भी भूमि ये लोग बेकार नहीं छोड़ते। जो बरसात का मौसम होता है जिसे हम खरीफ कहते हैं, इसमें किसान ज्वार और बाजरा जो है पशु के चारे के रूप में ये लोग उपयोग करते हैं। तो बरसात के मौसम में ये ज्वार और बाजरा उगाते हैं। अब अक्टूबर और दिसंबर में ये आलू की खेती करते हैं पालमपुर के लोग। जब सर्दी का मौसम आता है जिसे हम रबी की फसलें कहते हैं, यहाँ पर ये गेहूं उगाते हैं। अब जो भी उत्पादन होता है तो उसमें जो भी उत्पादन हुआ, किसान क्या करता है, अपने परिवार के लिए रख लेता है जो भी उत्पादन हुआ, और फिर बाकी कहाँ बेच देता है, क्योंकि मैंने बताया था पास में एक बड़ा गांव है रायगंज। ये रायगंज की मंडी में जाते हैं, वहां बेचते हैं। अच्छा, खेती के एक भाग में यहाँ पर बाकायदा गन्ने की भी खेती होती है। तो गन्ना अपने अगर कच्चे रूप में देखें या गुड़ के रूप में, ये कहाँ भेजा जाता है? जैसे गन्ना शाहपुर में भेजा जाता है, जो थोड़ा सा आगे का कस्बा है। तो पालमपुर में एक वर्ष में किसान 3 अलग अलग फसलें इसलिए पैदा कर पाते हैं क्योंकि यहाँ पर इनके पास सिंचाई की बहुत अच्छी सुविकसित व्यवस्था है। मतलब इरिगेशन की बहुत अच्छी व्यवस्था इनके पास है पालमपुर में। इसीलिए किसान एक साल में, आप सोचिए, एक साल में ये 3 अलग अलग फसलें उगा लेते हैं। पालमपुर में बिजली जब से आई है तो ये जो सिंचाई की पद्धति है काफी बदल गई है। तब तक किसान कुएं जैसे कुएं होते हैं ना, सिंचाई नहीं होती थी, तो यहाँ पर ये बाल्टी डालते थे और यहाँ से पानी निकालते थे। रहट, इसको रहट कहते हैं। यहाँ से पानी निकालते थे और छोटे छोटे किसानों की जो खेत है उसकी सिंचाई करते थे। अब लोगों ने ये देखा कि देखिए बिजली आ गई
और जब नलकूप उन्होंने लगाए, जहां से मतलब नल जमीन तक जाता है और उससे पानी निकल के आता है, तो उसमें देखा गया कि बड़े प्रभावकारी ढंग से बहुत अच्छी तरीके से सिंचाई होने लगी है। और जल्दी ही सारे लोगों ने क्या किया, किसानों ने ये निजी नलकूप जो है लगाने शुरू कर दी। फिर 1970 का जो दशक आया, इस दशक के मध्य तक 200 हेक्टेयर के पूरे जुते हुए क्षेत्र में, ये पूरा का पूरा हेक्टेयर जो इलाका है, यहां पर सिंचाई होने लगी थी। तो एक वर्ष में किसी भूमि पर एक से ज्यादा फसल अगर पैदा की जाती है तो इसका नाम होता है बहुविध फसल प्रणाली। ध्यान रखिएगा, अगर एक वर्ष में एक जमीन, एक इलाका है और वहां पर आप एक से ज्यादा फसल पैदा कर पाते हैं तो उसको कहते हैं बहुविध फसल प्रणाली। यह उपज बढ़ाने की सबसे सामान्य प्रणाली है। यानी बहुविध फसल प्रणाली, एक जमीन में जहां पर पैदावार हो रही है, एक से ज्यादा फसल उगाएंगे तो बहुविध फसल प्रणाली है, ये उपज बढ़ाने की सबसे सामान्य प्रणाली है। तो पालमपुर में सभी किसान कम से कम 2 फसलें तो उगाते ही उगाते हैं। और तीसरी फसल के रूप में ये क्या उगाते हैं, 3 मैंने बताया था, तीसरी फसल के रूप में ये उगाते हैं आलू पैदा करते हैं। अब भारत में सभी गांवों में पालमपुर की तरह इतनी अच्छी सिंचाई व्यवस्था नहीं है। जहां पर नदी है और तटीय क्षेत्र जो है वहां पर तो अच्छी सिंचाई है, लेकिन जो पठार क्षेत्र है हिंदुस्तान के दक्षिणी पठार, इसमें सिंचाई थोड़ी कम होती है। तो देश में कुल कृषि क्षेत्र है उसमें 40% जो भी देश का, पूरे देश का, हिंदुस्तान का जो कृषि क्षेत्र है जहां पर कृषि हो सकती है उसका 40%, 40%, इससे भी कम क्षेत्र में सिंचाई होती है, यानी कि इरिगेशन होता है, पानी मिलता है। बाकी सारी जगह पर 60% जगह यहां वर्षा यानी कि मानसून पर निर्भरता है। तो हमने जो बहुविध फसल प्रणाली के बारे में बात की, एक से ज्यादा फसल उगाने की जो प्रक्रिया है, इसके अलावा अगर उपज या ये कहें कि कृषि की पैदावार बढ़ानी है, उसके लिए खेती के जो नए तरीके हैं, आधुनिक कृषि विधियां, जो नए जो तरीके आ गए हैं, मॉडर्न तरीके हैं, उनका उपयोग करना बहुत जरूरी हो जाता है। तो उपज को भूमि के किसी टुकड़े में एक ही मौसम में पैदा की गई फसल के रूप में मापा जाता है। फिर से समझिएगा कि अगर भूमि का एक टुकड़ा है, इस पे कितनी पैदावार हो रही है, उपज हो रही है, इसी को हम कहते हैं कि ये मापना कि फसल कितनी हुई है, यहाँ पर उपज कितनी फसल हुई है, वो उस इलाके में, उस जगह पे कितनी हुई है। तो 1960 के दशक के मध्य तक खेती में पुराने बीज, यानी कि जो हमारी पैदावार होती थी वही बीज यूज कर लेते थे, तो जिससे जो उपज होती थी, यानी कि फाइनली जो फसल होती थी, वो थोड़ी कम होती थी। तो इससे एक और फायदा होता था, या कहें कि उस समय पानी की ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती थी, क्योंकि पारंपरिक बीज थे, जो बीज निकल के आते थे आपके पैदावार से, उसी का उपयोग कर लिया जाता था। और अगर उसमें खाद डालनी है, जैसे उर्वरक डालने हैं, तो उसके लिए गाय का गोबर सबसे बढ़िया था। गाय का गोबर एक उर्वरक के रूप में या के मैन्योर के रूप में, कंपोस्ट के रूप में यूज होता था। इन सबको खरीदना नहीं पड़ता था, ये क्योंकि गाय का गोबर, गाय, किसी भी किसान के पास गाय तो होती ही थी, तो इसलिए गाय का गोबर या भैंस का गोबर यूज कर लेते थे, और जो पैदावार की वहां से बीज आ जाता था। लेकिन 1960 के दशक के अंत में जब हरित क्रांति हुई, यानी ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ, तो भारतीय किसानों ने अच्छी उपज देने वाले बीज, जिसे हम कहते हैं HYV, क्या कहते हैं, HYV, इसमें H से होता है हाई, Y से होता है यील्डिंग, और V होता है वैरायटी, मतलब ज्यादा पैदावार करने वाले जो बीज है, उनके द्वारा गेहूं और चावल की खेती के तरीके अपनाए। अब इसमें क्या था कि क्योंकि ये जो थोड़े स्पेशलाइज तरीके के बीज थे, इसमें ज्यादा पानी लगता था और ज्यादा रासायनिक खाद लगती थी, और इसमें बाकायदा कीटनाशकों की, जो कीड़े वेड़े हो जाते हैं उनको मारने की दवाई, कीटनाशकों की भी जरूरत पड़ती थी। इसका मतलब ये हुआ कि जब HYV यूज किया गया तो उसी जगह पर, उसी इलाके में जितना हो रहा था उससे ज्यादा पैदावार होने लगी, अनाज की मात्रा ज्यादा पैदा होने लगी। ये जो है, ये आधुनिक कृषि विधियां, या कहें मॉडर्न कृषि विधियां, इसमें अधिक उपज वाले बीज जो HYV है। इसके अलावा यहाँ पर देखिए कि ट्रैक्टर है, उर्वरक यूज होता है, इसमें कीटनाशक यूज होता है, और सिंचाई के लिए नहरें हैं, पंप सेट हैं, बांध हैं, बिजली है। तो HYV बीज, रासायनिक उर्वरक, ये सारी चीजें लगती हैं आधुनिक कृषि के तरीके, जिससे उपज बढ़ाई जा सकती है, बढ़ाई जा रही है। तो इसके लिए हरित क्रांति जरूर आपको समझना होगा। ग्रीन रेवोल्यूशन जब शुरुआत हुई तब ये सब चीजें बढ़ी। तो उपज यानी कि जो पैदावार हो रही है
वो केवल अति उपज प्रजाति वाले बीज जो हमने कहा HYV, सिंचाई और रासायनिक उर्वरक और कीटनाशक आदि के संयोजन से ही संभव थी। अगर ये नहीं होते तो अधिक उपज नहीं कर सकते। जैसे हमने पारंपरिक तरीका देखा, उसमें गोबर का इस्तेमाल कर लिया, वही बीज लगा दिए, तो उतना ज्यादा पैदावार नहीं हो रही थी। हरित क्रांति की बात करूं मैं तो पंजाब, हरियाणा और जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश का क्षेत्र है, उसमें जो किसान हैं, उन्होंने सबसे पहले ये जो मॉडर्न तरीके हैं, कृषि के आधुनिक तरीके हैं, उनका सबसे पहले प्रयोग किया। कुछ ने ट्रैक्टर लिया, कुछ ने जो फसल जब बन जाती है तो उसमें उसको निकालने के लिए बीज, मतलब ऑटोमेटिक निकालने के लिए, गहाने के लिए मशीनें खरीद ली। तो जो जुताई और कटाई का समय था, सबसे ज्यादा समय जुताई और कटाई में लगता था, तो ये समय कम हो गया, यानी कि ये काम बड़ा तेज हो गया। तो इससे क्या हुआ, इन सब चीजों से, और साथ में यहाँ पर जो कटाई और जुताई का समय कम हो गया, तो गेहूं की पैदावार ज्यादा हो गई। पालमपुर में जब परंपरागत बीज, यानी कि जो ट्रिवियल, जो पहले का तरीका चला आ रहा था, उससे 1300 किलोग्राम पैदावार होती थी। किसकी? अगर हम बीज देखें, गेहूं की बात मैं कर रहा हूं, 1300 किलोग्राम पैदावार होती थी। और जैसे ही HYV यानी कि आधुनिक तरीकों का इस्तेमाल किया गया, ये बढ़ के करीबन 3 गुना 3200 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, यानी 100 बाय 100 के जमीन पे, 100 बाय 100 के जमीन पे, 100 मीटर बाय 100 मीटर की जमीन पे 1300 से 3200 पैदावार होने लगी किलोग्राम की, केजी। अब गेहूं ज्यादा मात्रा में यहां पर रायगंज और आगे के इलाकों में भेजा जाने लगा। अगली बात आती है, क्या भूमि यह धारण कर पाएगी? धारण मतलब होता है होल्ड, पकड़। तो भूमि जो प्राकृतिक संसाधन है, भूमि क्या चीज है? भूमि तो हमको प्रकृति देती है, इसको हम बड़े सावधानी से उपयोग करें, ये जरूरत पड़ती है, क्योंकि ये चीज प्रकृति ने दी हुई है। खेती की जो आधुनिक कृषि विधियां हैं, अगर हमने इस पे, इस जमीन का, भूमि या ये कहें कि प्राकृतिक संसाधन है, इसका हमने बहुत ज्यादा उपयोग करना शुरू कर दिया है। इससे क्या हुआ, हरित क्रांति से फायदा तो हुआ, नुकसान ये हुआ कि इसमें उर्वरक, यानी कि जो हम इसमें एक केमिकल्स जो डालते हैं, जिसमें यूरिया सबसे ज्यादा होता है, जब हम इसका बहुत ज्यादा उपयोग करते हैं तो मिट्टी की जो उर्वरता होती है, फर्टिलिटी होती है, पैदावार करने की जो क्षमता होती है, वो कम हो जाती है। इसके अलावा जब नलकूप का इस्तेमाल करते हैं, नलकूप क्या होता है, जमीन के नीचे जाता है, पानी निकालता है बिजली से, तो ये जो जमीन का स्तर है पानी का, जो सब लोग यूज करते हैं, वो कम हो गया है। भौम जल स्तर, भूमि के अंदर का जो जल स्तर है, वो नलकूप से जो सिंचाई की जा रही है, पानी निकाली जा रही है, उसके कारण जल स्तर कम हो गया है। पालमपुर में किसानों में भूमि किस प्रकार वितरित है? अब यहां देखें, ये भूमि का वितरण इस तरीके से दिखाया गया है, थोड़ा मैं इसको आपको समझाऊं तो यहाँ पर कई बड़े बड़े आपको क्षेत्र दिख रहे हैं, कई बहुत छोटे छोटे हैं, कई मीडियम वाले हैं। तो कैसा, किस तरीके का क्षेत्र वितरित है? खेती के लिए जो भूमि है आपके पालमपुर में, वो कितनी महत्वपूर्ण है, बहुत जरूरी है। लेकिन दुर्भाग्य हमारा ये है कि खेती के काम में लगे सभी लोगों के पास इस तरीके की पूरी जमीनें नहीं है, पर्याप्त भूमि नहीं है। तो पालमपुर में 450 परिवारों में लगभग 1/3, इसका 1/3 कर दीजिए तो कितना आएगा, 150 परिवारों के पास खेती के लिए अपनी भूमि नहीं है। जो दलित है, इनके पास जमीन ही नहीं है अपने लिए। बाकी परिवार में से 240 परिवार जिनके पास भूमि है, वो 2 हेक्टेयर से कम वाला क्षेत्र है, छोटा जमीन है उनके पास, और इससे उनकी पर्याप्त आमदनी नहीं हो पाती है। तो इस चित्र में आप देखें कि एक गांव के चारों ओर बिखरे हुए भूमि के जो छोटे छोटे टुकड़े हैं, ये छोटे छोटे जो टुकड़े आप देख रहे हैं, वो इन लोगों के हैं जिनके पास अपनी जमीन बहुत कम है, 2 हेक्टेयर से कम है। तो गांव के आधे से ज्यादा क्षेत्र में काफी बड़े आकार के प्लॉट है, ये बड़ा प्लॉट है, ये काफी बड़ा प्लॉट है। तो पालमपुर में जो मीडियम, जैसे कहें, देखिए, एक होता है सबसे छोटे परिवार या किसान, फिर उसके ऊपर मझोला, उसके ऊपर होते हैं बड़े किसान। तो मझोले और बड़े किसान जो है वो 60 परिवार है। कितने परिवार है? 60 परिवार है, जो 2 हेक्टेयर से अधिक की भूमि जिनके पास है, 2 हेक्टेयर से ज्यादा भूमि पर वो खेती वो करवा सकते हैं, करते हैं। और कुछ ऐसे किसान हैं जो उनके पास तो 10 हेक्टेयर से भी ज्यादा बड़ी जमीन है। तो ये हमने अभी प्रथम भाग देखा। अभी हम इस बातचीत को आगे बढ़ाएंगे और फिर देखेंगे कि और चीजें पालमपुर में क्या क्या हो रही हैं। तब तक के लिए शुक्रिया, मेहरबानी आपकी।